बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन प्लांट, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था, इसके बाद मैंने कहा था लिंक रिएक्शन और इसके बाद हमने पढ़ा था क्रेग साइकिल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट साइकिल है ईटीएस। कौन सी है? ईटीएस। मैंने कहा था ईटीएस क्यों होती है वो हम समझेंगे और ये चैप्टर मुझे लग रहा है आज खत्म हो जाएगा और हम लोग इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ेंगे? नया चैप्टर पढ़ेंगे कल से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चैप्टर दोनों में बच्चों को बहुत वैसे लगते हैं, आप लोग इन्हें बार-बार रिवाइज करते रहना। इसमें कंजूसी मत करना, बिल्कुल कतई कि अगर तुम इन्हें डेली अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग सब भूल जाओगे, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार जल्दी से जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो। देखो सही है, रिवाइज कर लो एक बार और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आज बुक रीड ओपन हो गई तो ये अच्छा रहा, क्योंकि मैं आज आपको ईटीएस पढ़ाने वाला था और उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे क्रेग साइकिल की हम बात करें, देखो ये था, यहाँ पे तुम्हारे सारे लिखे हुए हैं, ये इधर नहीं होगी क्या? अच्छा ये तो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, देखो जैसे पायरुविक एसिड था, इससे एसिटाइल कोई बना, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और यहाँ से कौन बना बेटा? सिट्रिक एसिड। इसके बाद देखो किताब ने डायरेक्ट लिख दिया है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, लेकिन बीच में आपको पता है सिट्रिक एसिड के बाद बनता है सिस एक्वालिटिक एसिड और इसके बाद बनता है आइसोसिट्रिक एसिड और फाइनली बनता है फिर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, इसके बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो अगर आप लोग चाहो तो इस वाली साइकिल बना सकते हो, वरना वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग बस याद रखना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे जो बात बताई थी वो याद रखना आप लोग। जैसे मैंने कहा था ओनली 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? कौन सा होता है बेटा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके बाद मैंने कहा था क्रेग साइकिल से कितने एल्डिहाइड बनते हैं? 3। एक क्या बनता है? एफएडीएच और इसके बाद एक क्या बनता है? जीटीपी। पता है फर्स्ट जो मेन कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है? सिट्रिक एसिड और फर्स्ट एसिड कौन करता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो होता है 4 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम में होता है 2 कार्बन, जो बनता है वो 6 कार्बन, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, अगर किसी बच्चे को कुछ लग रहा है कि सर ये बता दो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगले फिर हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे वो करेंगे ईटीएस। इस बार करेंगे ईटीएस, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिख रहा है? सही तो दिख रहा है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लो, जल्दी से पुराना रिवाइज करो, फिर हम लोग अगले बढ़े। तो बच्चे आ रहे हैं अभी? तुम्हारा पेपर था आज किसका? देखा ना, देख तो ले कैसा पेपर आता है। बीएससी कौन से में? तो बीएससी 3rd। अच्छा सही बच्चे बीएससी 3rd में है, तो तुम्हारा पहले कैसे हो गया? और इन लोगों का अच्छा जेएमपी का सेकंड में कौन है? तो पेपर तो एक जैसे होंगे? हाँ। सेम होंगे लोग? नहीं, अलग क्यों होंगे? अच्छा यूनिवर्सिटी अलग होगी। जेएमपी का कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी एक ही है, मगर अलग-अलग मीटिंग हो तो अलग-अलग पेपर होंगे ना, एक हो जाए तो डिग्री हो जाएगी। हां ऐसा होता है, डिग्री हो जाता है ना। लेकिन बेटा ये तो वो वाले चल रहा है ना, फाइनल वाले, स्कूल वाले चलना चलना है, तो एक ही जगह की होना चाहिए, तो क्यों अलग क्यों जाएंगे? अरे अलग मीटिंग होगी तब ना। लेकिन बेटा सुनो तो मेरी बात तो सुनो, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक यूनिवर्सिटी का है तो पूरी यूनिवर्सिटी के जो पेपर होंगे वो तो सेम ही होंगे, अलग अलग होंगे? हर कॉलेज का अलग होगा? तो इन्हें पता होगा कैसे अलग होगा? हाँ ऐसे बोलो ना कि फर्स्ट सेम या फोर्थ सेम वो बोलो ना। मैं कहूँ पेपर कैसे डिफरेंट हो जाएगा? सुन ना कि हाई स्कूल का पेपर होगा तो पीलीभीत में अलग होगा और में अलग होगा, वो तो सेम ही होगा। एक जब कोई बोर्ड करवाता है तो सेम ही पेपर करवाता है, वो अलग अलग कैसे लगता है? 7 सेट बनते हैं ना। जो अलग अलग मीटिंग होगा वो अलग अलग नहीं बनेगा। अरे चलो होगा, देखिए हो जाए तो मैं यहाँ देख लूंगा अगर देखो ये लिखा है वेस्टर्न डॉटिंग। अच्छा ये अभी सब बता रहा हूँ, आप लोग देखना कैसे क्वेश्चन आए। देखो पहला है एक्सप्लेन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी बोली मतलब प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आ गया, सही है। यहाँ बताना था कि कैसे करके डीएनए से एमआरएनए बनता है, सही, बस वो भी शॉर्ट में ही है। इसके बाद दूसरा है, अब ये तुम्हारा
क्रॉस ट्रांसलेशन। अच्छा, ये कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन। हिंदी में पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, वो बताना था। ये जेनेटिक्स का पोर्शन ये था। तीसरा कह रहा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग शायद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखी थी। अच्छा, वो है नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मतलब होता है जो हमने देखी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, प्रोब बनाते हैं। हां, प्रोब द्वारा बनाते हैं, वही होता है सब। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भैया आ गया पूरा। इसके बाद आया तुम्हारा जीन भाट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं, वो जो कल उसने पूछा था बनाने, इसका मतलब होता है लैक ओपेरॉन के बारे में समझा देते सर। सही है। अगले कह रहा है जीन एक्सप्रेशन हो गया। और 7 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन मॉडर्न रिसर्च। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या यूज है, सब लोग लिखो इसके बारे में। अगले कह रहा है भाट इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन फिर से हो जाए भाई, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। अब जेनेटिक्स हुआ नहीं है यहाँ पे, तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, वरना मैं कर दिया तो अच्छी बात। इतना ही था बस। अच्छा, ये भी इधर भी तो है। ये कह रहा है 3 इनिशिएशन फैक्टर बनाना है। सही है। अगले कह रहा है टर्मिनेशन कोडॉन का नाम लिखना है, टर्मिनेट कोडॉन वही यूए यूजीए यूजीए। इसके बाद कह रहा है एडिनाइजेशन, जो एमआरएनए होता है वो एडिनाइजेशन मतलब होता है जो हम कैपिंग और टेलिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग की बात कर रहा है, ध्यान है तुम्हें। अरे जहां जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट में, तो वहां एचएनआरएनए बनता है पहले, तो इंट्रॉन एक्सॉन पता है तुम्हें, तो उसकी कैपिंग और टेलिंग करते हैं। तो कैपिंग टेलिंग को बोलते हैं पॉलीएडेनाइजेशन, और उसको बोलते हैं कैपिंग को बोलते हैं 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से होता है, वो वाली बात है। इसके बाद आरएनए इंटरफेरॉन से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई, किसी भी डीएनए को निकालना। इसके बाद ये लैम्बर्ट बियर का सिद्धांत ये पता नहीं क्या है, आरईएलएफ ये भी अलग है। आरएनए पॉलीमरेज अभी था, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। तो आप लोग अगर यहाँ पे तभी तो वगैरह था, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे एक बार सिलेबस पूरा हो जाए आप लोगों का, अभी जेनेटिक्स का पोर्शन बेसिकली था सब कुछ। सही है। तो जेनेटिक्स यहाँ हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का हो जाए जेनेटिक्स, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं बीएससी का एक लाइन भी पढ़ के ना जाए, पूरा पेपर सही कर देंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कतई अलग होते हैं, जो तुम्हारे अभी तक नाम भी नहीं जानते होगे, तो छोड़ दो, या उसके बारे में कुछ भी लिख दो, उसके बारे में लिख दो। अगर आया कुछ ऐसा नाम है, तो मैं अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि ये कहाँ का हो सकता है, कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब ये नहीं मतलब कि राम जी गए थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी का मतलब है सपोज जैसे तुम्हें लग रहा कि ये हो सकता है टॉपिक, नहीं जैसे मान लिया, सुनो, जैसे मान लिया तुमने एक क्वेश्चन देखा कोई, सही है, और तुम्हें लगा कि ये टॉपिक मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि तुम्हारा नीट में है नहीं तो पढ़ा नहीं होगा, बीएससी में है। तो अब आप क्या करो, ये अनुमान लगाओ खाली कि कौन से चैप्टर का हो सकता है। तुम्हें लगा कि यार एनिमल किंगडम का लग रहा है, ये तुम्हें लगा मान लिया कि ये रिप्रोडक्शन संबंधित है कोई चीज। अब तुम रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ भी लिख दो उसमें, लेकिन खाली छोड़ के बताओ, चाहे यही लिख दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा, बस वो तुम्हें थोड़ा दया करके, उन्हें पता है बीएससी में बच्चे कैसे पेपर देते हैं, तुम तभी बहुत अच्छे लिख के आए होगी। बीएससी में बच्चे वो बच्चे पढ़ते हैं बीएससी में, ये नहीं पता होता कि बायोलॉजी में चैप्टर कौन से होते हैं, और अगर उनसे ये पूछ जाए जेनेटिक्स क्या होती है, तो उन्हें नहीं पता होगा कि जेनेटिक्स होती क्या, उन्हें ये नहीं पता होगा। उन्हें ये नहीं पता होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, या फिर या ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, उन्हें ये नहीं पता होगा ना। तो वो लिखेंगे क्या उसके बारे में, फिर तो वो यही लिखते हैं ना। जैसे मैंने ग्रेड में एग्जाम देखा था एक बच्चे का, तो मेरे बराबर बैठा, तो मैंने एक बार लाओ इसका देखूं क्या लिखता है। तो वो जैसे लिखा है कि जैसे लिखा है उसने कि बाल विकास कैसे होता है, क्वेश्चन है मान लिया, तो वो लिख रहा है कि बाल विकास मतलब बाल और प्लस विकास का अर्थ होता है बाल विकास, ऐसे ही। उसके बाद सुनो, बाल विकास में बच्चे छोटे होते हैं और विकास करते हैं, विकास बहुत टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है, ऐसे सुनो उसे ये नहीं पता मैं लिख कर रहा हूँ, लिख रहा है बस विकास 3 प्रकार का होता है, छोटे पे विकास, बड़े पे विकास ना। मैंने वही कॉपी देखी, मैंने कहा टीचर सदमे, जब मैं सदमे में आ गया टीचर सदमे में पहुंच जाएगा। मैंने कहा तू क्या लिख रहा है, बोला यार भैया रुद्रपुर से आया था, क्या लिखे, क्या रीत बात रही है, बोला रुद्रपुर से काम करके आया तो क्या लिखे, तो मैंने कहा चल लिखते। और मैंने कहा कोई हेल्प हो तो मैं कॉपी देखते रहा, मैं तो सब भी अच्छा दिखता हूँ। मैं चीजों को समझता तो हूँ कि किस टॉपिक का बात कर रहा है वो। एग्जैक्ट तो मैं भी लिखता था, वो मैं पढ़ के कभी गया नहीं, लेकिन हाँ मैं समझता था कि हाँ किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, और मैं उसको एक बायोलॉजिकल तरीके से जोड़ देता था हर चीज को,
जैसे मुझे लग रहा है कि 12वीं क्लास की बात कर रहा है तो मैं हार्मोन्स के बारे में लिखूंगा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, स्टेज के बारे में लिखूंगा, सही स्पेलिंग से लिखूंगा, एडोलेसेंस क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, ग्रोथ कैसे होती है बच्चे की, वो चीजें लिखने आनी चाहिए ना, जो टीचर समझे कि हाँ अच्छा लिखा है, इसमें लिखा है, तो वो चीजें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें टेंशन मतलब बढ़िया करके थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ बस, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम दिमाग पे हावी कर लेना है कि ये चीज कैसे होगी, ठीक है। और इसमें मुझे पता है कि बच्चे कैसे कैसे आते हैं, नॉर्मली बच्चे आते हैं, और टीचर भी नॉर्मली बच्चे को नॉर्मली समझते हैं। हाँ, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है उसके नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन इतना पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे, ठीक है, ये टेंशन ना लेना। लेकिन हाँ, इतना लिखते आना, अब ऐसा मत करना कि मैंने कहा कुछ भी लिखने का मतलब तुम समझ लो कि क्वेश्चन के नीचे लिख रहा है कि आज मैं नहा नहीं रहा था, ठंड हो जाता बड़ी, और कल भी नहीं आया, तो ऐसे नहीं लिखोगे, टॉपिक समझ देखो कुछ भी, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। और तुम्हारा पेपर मैंने देखा सही है, हो गया होगा पूरा, जेनेटिक्स आया पूरा, जेनेटिक्स का कोर्स ही होगा ना। बीएससी में ऐसा होता है, एक पेपर होगा इनका, तो एक पेपर में पूरा एनुअल किंगडम होगा। हाँ, एक ही चैप्टर खाली पूरे में। और सुनो, मतलब इनका एक चैप्टर अपन लोगों का नीट का, और इनका एक पेपर, ऐसा होता है, समझ लो। जैसे अब इनके सुनो, एक पेपर में, सही है, इनके एक किंगडम एक चैप्टर में होंगे, जैसे पूरी का एक चैप्टर होगा पूरा, समझ गए, इसीलिए डिटेल में होता है। लेकिन अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम बड़े आराम से, जैसे पॉलीग्राफ के बारे में आ गया, मुझे इतना पता है कि मैंने वो बातें आपको पता है कि आप लोग बड़े आराम से लिख दोगे। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको ये सोचे कि बच्चा पागल है, और ये भी चाहिए और क्या चाहिए। अगर तुम भाई पॉलीग्राफ के बारे में आ गया, अगर तुमने लिख दिया सिमेट्री कैसी होती है, अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, लेवल लिख दिया, सीलोम होती नहीं होती लिख दिया, और तुमने लिख दिया कि वो सिसाइल होते हैं कैसे होते हैं, मैरिन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और कैसे टीचर वही चाहिए कि बच्चे के अंदर नॉलेज है, बात खत्म। वो ये तो ना कहता है कि तुम बीएससी के तुम हेड बन जाओ, तो इतना लिखे आओ कि आप लोगों को टीचर जज ना करे गलत बच्चों में, बस, ठीक है। बकाया मैंने कहा था लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, साथ में अगर आपको कोई अच्छी बात पता है तो उसको अंडरलाइन करो तुरंत ही, ब्लैक पेन से लिखो, जिससे टीचर की नजर उसी बात पे पड़े, और हर पेज पे ऐसा एक दो वर्ड होने चाहिए जो टीचर उस पेज पे इंप्रेस हो आपसे। जैसे हर पेज पे 2-3 बात ऐसी लिखनी होनी चाहिए लगभग जो टीचर को अट्रैक्ट करें, बस बात खत्म। हर पेज पे यही तो होता है अच्छे बच्चे का, और क्या होता है। हाँ, अगर कभी ऐसा मत करना कि कतई एकदम ऐसे तो कोई बच्चा नहीं करेगा, मुझे लग रहा है सारे बच्चे इतने होशियार हैं यहाँ पे, अगर नीट तैयारी कर रहे हो आप लोग। और मुझे लग रहा है कि तभी तो मैं कह रहा था बीएससी ना पढ़ो चलेगा, क्योंकि आप लोगों को बड़े आराम से पेपर आप देते रहना, और मैं आपको बता दूंगा कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। पेपर सभी मैंने देखा तो नॉर्मली जेनेटिक्स थी, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसक्रिप्शन आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है, पीसीआर आया था, सब आता है आपको, तो क्या करना फिर बताओ, और क्या चाहिए। चलो ठीक है बेटा, एक बार बताओ मुझे, आज बुलेट खुल गई, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से, हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। हम लोगों ने देखा कि एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को, कंप्लीट का मतलब होता है पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसके बाद लिंक रिएक्शन, और इसके बाद क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल से जो NADH और FADH बने उनका होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि वहां क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब थोड़ा ETS पे आते हैं, ठीक है, चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। ETS का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या मैं बोल सकता हूँ फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसका मतलब सिंपल सा होता है ATP का फॉर्मेशन। बेटा ये होता कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ होता है, यहाँ पे। आप लोग बहुत टेंशन मत लेना कि सर ये क्या लिखा है, ये इतना ज्यादा डिटेल में क्या लिखा है, भूल जाना, कुछ नहीं है। आप लोग बस ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं यहाँ, कितने होते हैं, 5। कॉम्प्लेक्स 4 में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कॉम्प्लेक्स 5 में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, यानी कि वहां होता है ATP का फॉर्मेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, या बोलते हैं ATP सिंथेसिस। पता है आप लोगों को ये बात। मैंने कहा था जैसे आपने कीमो ऑस्मोटिक हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी, मैंने ये बताया था आपको एक साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ाना है और एक साइड में क्या करना है, कम, जिससे हाई टू लो मूवमेंट हो पाए हाइड्रोजन आयन का, और उससे क्या बनते हैं, फिर ATP बनते हैं। यहाँ पे भी सिंपल सा वही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करो और उसके बाद एक साइड में क्या कर दो, ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोटॉन की, और एक तरफ क्या, कम। बस ये तो होगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में आप लोग एक एक बात ध्यान रखना, बस जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक करके बात करेंगे। तो बेटा आप लोग ये बताओ, बोलो मत, हम लोग ETS की बात करें, पहले का किसी को डाउट तो नहीं है,
क्रेब्स साइकिल में भी लौटते हैं आप लोगों का। क्रेब्स साइकिल हो गया, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया। आप लोग एक बार ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, तो आप लोग भूल जाओगे। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 और C4 और तुम्हारा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इन सबको बढ़िया से हर सप्ते में हम जल्दी एक बार रिवाइज करते रहना, बार बार और बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आप लोग एकदम कतई संतुष्ट हो जाओगे किससे, फोटोसिंथेसिस से और रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, आप लोग बातें मत करो। देखो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, ETS स्टार्ट करने से पहले क्या करो, आपके बुक देना, बुक में देखो कैसे लिखा हुआ है, इसमें ऐसा है। ठीक है बेटा, आप लोग पहले ऐसा करो, किताब के बराबर में जहां से क्वेश्चन आएगा बस वो मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है आप लोगों को, ज्यादा फालतू चक्कर मत पड़ना। यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखो कॉम्प्लेक्स 5 है। जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में लिखा है NADH डिहाइड्रोजनेज, सही है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या लिखा है, FADH2। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम फोर्थ में क्या लिखा है बेटा, साइटोक्रोम C। और कॉम्प्लेक्स 5 में लिखा है ATP सिंथेज, यानी कि यहाँ पे बोल सकता हूँ F1 F0 पार्टिकल। तो आप लोग बेटा किताब के बराबर में ही लिख लो पहले, कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, समझ लो बस। कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। और बकाया बच्चे बेटा मेहनत करते रहो। अच्छा यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है जिसने खाली नीट की तैयारी कर रहा है, वैसा कहीं ट्यूशन ले लिया है? तुम लोग, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम पता है, आप लोग भी हो, आप सबका 12th तो हो गया ना, सही। चलो सही, एक ही नाव पे बैठो, दो नाव पे बैठोगे तो कभी कभी तो फायदा जाता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी जाता है। वो भी नाव पार कहाँ लगी हैं? एक ही नाव में बैठो, ठान लो डॉक्टर नहीं बनना है, उस बात का बन ही जाओगे कभी ना कभी। अरे कभी ना कभी मतलब होता है कि एक तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं दूसरा, और जब आदमी के पास दूसरा चांस नहीं होता तो डॉक्टर ही बनेगा, फिर सीधी क्या करेगा? नहीं ऐसा, हमें एक चांस ऐसा, सुनो क्या होता है, हम लोग फिर दो राह में चल लगते। जैसे अब तुम BSc कर रहे हो, कोई तुम्हें राय दे देगा, थोड़ी देर बाद देखना कहना ठीक है, MSc भी कर लो, या तो छोड़ देना, हाँ BSc करने के बाद फाइनल कर देना, बस बात खत्म। उस नहीं PhD करने से आसान नहीं, सुनो BSc के बाद तो कह देगा वेट कर लो, हल्के से कह देते हैं ऐसे लोग, फिर वो मास्टरी जाने चला जाता है, फिर छोड़ देता नहीं वेट। क्या? हाँ मुझे पता है वो ऐसे ही ला देंगी, तो कहना हम नीट में भी अच्छे खासे हैं। नहीं मैं तो नहीं देता हूँ कभी। मैं हाँ एक बात कहता हूँ हमेशा, मैं ना कहता हूँ डॉक्टर बनने के लिए, ना मैं कहता हूँ टीचर बनने के लिए। मैं कहता हूँ कि खाली पढ़ाई करो, एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अच्छे इंसान का मतलब, अरे अच्छे इंसान का मतलब होता है बेटा, अच्छे इंसान का मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग मंदिर में घंटा बजाओगे। अच्छे इंसान का मतलब है कोई अच्छी पोस्ट पे जाना, चाहे वो किसी लेवल की सही, सक्सेसफुल बनना, वो बात होती है मेरी। जैसे हम टीचर ही बनो तो उस लेवल के बनो, हाँ डॉक्टर बनो तो उस लेवल के बनो, ये बोल रहा हूँ। हाँ ऐसा नहीं कि आप लोग एक कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो गाँव के स्कूल में, ये नहीं कह रहा हूँ। टीचर बनो तो अच्छे लेवल के बनो, ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए ना कर रहे हो आपको उतना
कितना भी सही लिखा उतना तो आप लोग करो ना जितना आप मेहनत किए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला तो फिर क्या फायदा। अब ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत, जैसे मैं जो कर रहा हूँ बीएससी कर रहे हैं ऐसे फालतू वाली मतलब बीएससी मेडिसिन ले लिया पता कुछ नहीं है, तो वही यहाँ पे जाते हैं कितने 2000 कहाँ स्कूल में 2000 पर मंथ सोचो। और सुनो और बेटा और सुनो अब तुम इन्हीं चीजों सीखो बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छे इंसान होता। अब सोचो और वो भी इनका टाइमिंग हुआ बिल्कुल, और सुनो टाइमिंग और अगर एक दिन छुट्टी कर दी तो एप्लीकेशन लिख के दो, पता नहीं क्या करना होता है, समझ में आया। अब तुम सोचो आज अगर कोई गाड़ी से ले जाएगा 2000 रुपए का तेल फूक देगा, बाइक से अगर 50 रुपए का डिली मार लो 15 रुपए तेल होगा, क्या बचेगा बताओ, क्या बचा सोचो। तो बेटा यही सोच के आप लोग मेहनत करो अच्छे से जिससे कामयाब बन जाओ, ठीक है। वरना क्यों ऐसी मजबूरी लेके आओगे अपने सामने कि ऐसा करना पड़े, और मजबूरी में आदमी कुछ भी करता है। मजबूरी का मतलब ये होता है खाली बैठे तो क्या करें, यही कर लो। नहीं एक्सपीरियंस नहीं, ये तो बोल ही देते हैं कि खाली बैठे तो क्या करोगे, बस ये होता है। और आजकल बेटा ये बेरोजगार बहुत है, ध्यान रखना, बेरोजगारी बहुत तगड़ी है, तो इसीलिए आप लोग मेहनत करते हैं। दिन के घंटे के दिन मैं पूरे दिन आ रहा हूँ 22 रुपए मिनट पड़ता है आपका, 22 मिनट और वो तो इसका मतलब आप समझ सकते हो तो इतनी मेहनत कर लो आप लोग कि 5 मिनट का अगर 100 रुपया मुझे मिल रहा है तो इसका मतलब इतनी मेहनत आपको करनी चाहिए। चलो आगे। तो बेटा आप लोग ये बताओ पहले, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स लिख लिए पांचों, लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सही शादी पार्टी दूंगा तुमको। क्या सब शादी में नहीं बुलाएंगे? बुलाऊंगे, सबको लाएंगे। पता है सबको कोई क्यों नहीं आऊंगा? ज्यादा पब्लिक हो जाएगा नहीं पट्टा लगा ये कर ले सामूहिक विवाह में। देव सर ने कहाँ बुलाया था? बुलाया नहीं था, बुलाया था देव बुलाया था, लेकिन इतनी दूर बुलाया था तो मैं तो यही करूंगा ना फिर। चलो इधर देखो, कहीं नहीं करूंगा, इधर देखो करूंगा ही नहीं। बेटा इधर देखो पढ़ने ETS वाला समझो। सबसे पहले आप लोग ऐसा करो किताब निकालते हैं, उसको पहले समझाते हैं, फिर इस किताब को देखिए, क्योंकि आप लोग किताब फोकस करते हो ज्यादा, किताब देख लो पहले एक बार। पहले हम लोग लाइनें पढ़ने थोड़ी सी। यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन अगर प्लांट की बात करें, ये होता है बेटा ETS। क्या होता है ये? ETS है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे आप लोग ये समझो सबसे पहले ये होता कहाँ है, अब बोलो मत थोड़ी देर, ठीक है, थोड़े समझ लो खाली। ETS होता कहाँ है तो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखो आ गया। चल मिल रहा है। बेटा यहाँ पे देखो ये ETS होता कहाँ है, ठीक है। जैसे मान लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पे देखो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी है, सही है, तो यहाँ पे आपको पता है ऐसे क्यों होता है ना, इसकी एक होती है इनर मेम्ब्रेन, एक होती है, तो ये ETS कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन हो रहा है। ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी, आउटर, कौन सी होगी, आउटर। और दूसरी बात सुनो इधर देखो,
और ये वाला स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये होता है, आ जाओ, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन और ये होता है इनर मेम्ब्रेन। पहले आप लोग ये समझ गए। अब ये ईटीएस जो हो रहा है वो इस वाली मेम्ब्रेन को हो रहा है, किस वाली को हो रहा है बेटा? इस वाली मेम्ब्रेन को हो रहा है। और F1 F0 जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होंगे? यहाँ पे क्रेस्टी पे। कहाँ होते हैं? क्रेस्टी पे, सही, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स 5। तो यहाँ देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। अब आप लोग बताओ, इधर देखो, अभी बताएंगे। ये क्या है? मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पे मैट्रिक्स कहाँ है? देखो इस साइड में मैट्रिक्स होगा, ये तो होगा। और यहाँ पे देखो ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। कौन सा वाला? ये वाला, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और आप लोग बताओ इसके बाहर क्या होगा? अगर हम देखें तो मैं बोल सकता हूँ आउटर मेम्ब्रेन। या मैं दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूँ बेटा? आउटर मेम्ब्रेन होगी और उसके बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अब आपको समझ गए ये कहाँ पे क्या हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पोर्शन। यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कॉम्प्लेक्स टोटल कितने होते हैं? 5। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड में होंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड में होंगे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में होंगे, और कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है? F1 F0 पार्टिकल। जहां पे कॉम्प्लेक्स 5 का फॉर्मेशन, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वहां पे ओनली क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। यानी कि इनका मतलब ये होता है कि बेटा एक तरफ हमें क्या बढ़ाना है? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन ग्रेडिएंट करना है, यानी कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। आपको ध्यान होगा जब मैंने वहां बताया था आपको, तो ये बताया था कि जब हाइड्रोजन रिलीज होते हैं किससे? F1 F0 पार्टिकल से, तो एटीपी से क्या बनता है? एटीपी बनता है। ये बताया था। सेम प्रोसेस यही होना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ पे, और जो जैसे NADH FADH है इनसे हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और वो कहाँ स्टोर होंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। समझ गए? जब इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इनका मूवमेंट होगा किससे? कॉम्प्लेक्स 5 से, और कॉम्प्लेक्स 5 से होगा तो एटीपी से क्या बन जाएगा? एटीपी। बस यही तो होता है यहाँ पे। दूसरी बात सुनो, अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये ध्यान ना रहे कि कौन से पहले कौन सा मॉलिक्यूल है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, आप लोग चाहो तो याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 का मतलब 4 तक जो मैंने अभी लिखवाया था आपको, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है, बस वो बातें ध्यान रखना। बस कतई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स से, डायरेक्ट पूछा जाता है कि उसमें क्या क्या होता है। जो मैंने 5 लिखवाया कॉम्प्लेक्स, अगर आपने ईटीएस से वो भी याद कर लिए तब भी आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट का, क्योंकि अभी तक ईटीएस से आया क्वेश्चन बस यही आया है। एक बार मैंने कोई क्वेश्चन देखा था जो लिखा था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तो वहां जो ऑप्शन था उसका वो आंसर था NADH डिहाइड्रोजनेज। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बस वो कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ ए FMN किसको इलेक्ट्रॉन देगा, सही है, FES को, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं इसको। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये पूरा ETS है। क्या है? ETS। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, पहले तो आप लोग ये देखो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है। देखो ये वाला जो ये वाला होगा वो कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कौन सा होगा? लिखा है नहीं? हाँ ये लिखा है, ये लिखा है कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स कौन सा? फर्स्ट। इसके बाद ये होगा कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये वाला ये लिखा है कॉम्प्लेक्स सेकंड। इसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन सा? वो थर्ड कौन सा होता है? ये वाला। ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड वाले देते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो लास्ट में कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स 4। और ये सबसे लास्ट में वो क्या है? कॉम्प्लेक्स 5, ये वाला। क्लियर? जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो अलग से उन्होंने दिखाया है कॉम्प्लेक्स 5। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो NADH है, जो हमारे पास क्या थे? NADH और FADH थे, तो यहाँ पे NADH का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में? NADH डिहाइड्रोजनेज, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था अभी आपको। ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? FMN के पास, और FMN से किसके पास जाएंगे? FES के पास। ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो क्या करेगा? FAD से वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और जो दोनों ये देते हैं इलेक्ट्रॉन वो किसे देते हैं? यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स थर्ड के लिए,
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड इलेक्ट्रॉन देते हैं किसे, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देते हैं किसे, कॉम्प्लेक्स थर्ड के लिए। समझ में आया? ऐसे मत ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स सेकंड में जाएगा उसके बाद थर्ड में जाएगा। हाँ बताओ। नाम कुछ बेस पे नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जा रहा है, दूसरे उसके बाद कहाँ जा रहा है उसके बेस पे, सही है। और उनके पास क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है बस, और जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग ये बात, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है नहीं, देखो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किसे जा रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के लिए। और यहाँ पे देखो बात, यहाँ कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास क्या होती है, बॉन्ड की स्प्लिटिंग क्या होती है, और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएंगे, अंदर। मतलब एक तरफ हमें क्या करना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा करनी है, और एक तरफ क्या हो जाए, कम। और फिर इधर देखो, फिर ये जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जब ये कॉम्प्लेक्स 5 से F0 F1 पार्टिकल से जब ये रिलीज होंगे तो वहां पे ADP से क्या बनेगा, ATP। दूसरे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आता है बेटा, एक बार ये पूछा गया था कि F0 पार्टिकल किस साइड होता है और F1 पार्टिकल किस साइड होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वाले नहीं आएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ F0 पार्टिकल किस साइड होता है, F1। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैट्रिक्स साइड देखें तो कौन सा होगा, F1, और F0 जो होगा वो क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस की जगह। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ध्यान रखना। यहाँ भी स्टार बना दो, ये बात सही है। सारी बातें नहीं याद रखनी है, जो जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या ध्यान रखना है आपको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या ध्यान रखना है, साइटोक्रोम BC फर्स्ट, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या रखना है, साइटोक्रोम C। बस इतना अगर आप लोग सोच सकते हो। कॉम्प्लेक्स 5 में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, ओनली ATP सिंथेस, ATP सिंथेस ही बोल सकते हैं उसको, हाँ ATP वो होगा ट्रांसपोर्ट बनेगा। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कॉपर एटम Cu लिखा होगा कहीं पे, लिखा है, ये है कॉपर एटम, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर एटम होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को, मूवमेंट को, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये 3-4 और ध्यान रखना, कोई कैसे बताओ, एक बार बताओ। Cu कॉपर एटम कॉम्प्लेक्स 4 में इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात सुनो, आप लोग एक बात और ध्यान रखना, देखो कितनी बात ध्यान रखनी है वो समझ लो। पहली बात, ETS कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप लोग ध्यान रखना है दूसरा, कि जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है उसके इधर साइड में, एक साइड में मतलब क्या होगा, इधर मैं कह रहा हूँ इनर मेम्ब्रेन स्पेस, एक तरफ क्या होगा, मैट्रिक्स, सही है। हमेशा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ होनी चाहिए, नहीं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होनी चाहिए और मैट्रिक्स में कम, तभी तो मूवमेंट होगा, सही है, अंदर की साइड में, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कितने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कितने करते हैं, 4, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं ATP सिंथेस, यानी कि वो ATP का सिंथेस करवाता है। उसके पास होते हैं F0 F1 पार्टिकल। आपको ध्यान ये रखना है कि F0 पार्टिकल वो किस साइड होते हैं, वो होते हैं F0 पर करो, F0 होते हैं इनर मेम्ब्रेन साइड, इंटर मेम्ब्रेन साइड, और वो होते हैं F1 मैट्रिक्स साइड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वहां से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो वहां पे क्या होगा, ATP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में मैंने क्या बताया बेटा, NADPH वो NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या बनाया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये ध्यान रखना है आपको। कॉम्प्लेक्स सेकंड में, थर्ड में ध्यान रखना है साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ध्यान रखना है क्या, साइटोक्रोम C। बस इतनी बातें अगर आपको बताएं तो आपको ETS का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। डायग्राम जूम कर, देखो देख रहा है सब कुछ, सही है। तो एक बार इसकी लाइनें पढ़ लेते हैं, ठीक है क्या कह रहा है, और वहां पे आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा। यही तो है प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन सीक्वेंस में आपको ध्यान मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये ऐसे ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन है तो वो है, मैंने वो ध्यान रखना बस है। देखो
और बकाया यहाँ से कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आप लोग बच्चे बहुत फंसते हैं ईटीएस में, ईटीएस क्या है, कुछ नहीं, खाली आप 3-4 बातें याद रखना है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन हो जाए, आपको मतलब नहीं कि ईटीएस क्या है। इतना लिख लिया, चलो हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक, क्या क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा यहाँ पढ़े, देखो एक बार कह रहा है द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ये कह रहा है फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन NADH एंड FADH2, यानी कि जो स्टोर एनर्जी है वो किस फॉर्म में, NADH और FADH2 फॉर्म में है, जो बहुत सारे बने हैं। मैंने कहा था ये ऐसी वही चीज हो गई जब तक इससे ATP नहीं बनेंगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है, हम लोग खर्च इसको नहीं कर सकते। तो कह रहा है दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कह रहा है बेटा एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास ऑन द टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, सही है, यानी कि एक क्या बनेगा, वाटर। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम द वन कैरियर टू अनदर, कह रहा है इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का पास होना एक से दूसरे के पास। अगले कह रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे टर्म अंडरलाइन करो बेटा। ये कहां पे होता है, बहुत बच्चे ये तक भूल जाते हैं वहां पे जाने के बाद। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक बात और बताऊं, यहाँ का प्रेशर और नीचे प्रेशर में डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। आप लोग यहाँ जो बात बहुत सरल लग रही है, वहां जाके वही कठिन लग रही है, और वहां क्योंकि आपको फाइनल चाहिए होता है ना, या तो ये गलत होगा ऐसे ही होगा, और वहां आप लोगों को वो भी बात कठिन लग। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, एक बात और सुनो, कभी मैं सही सॉल्व बता रहा हूँ। जैसे आपको अभी बहुत आसान लग रहा होगा कि F0 F1 पार्टिकल किधर होते हैं, वहां पे एक बात भी आपको एक बार सोचनी पड़ती है सही से, कि कहीं धोखे से गलत ना हो जाए। और वहां बच्चे सही से क्वेश्चन जो गलत कराते हैं, तभी तो मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि अंडरलाइन कर लो, करते रहा करो ध्यान से। आपको अभी तो आसान लग सकती है, मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी तो, लेकिन यही बात जब 5 मई को पेपर देने जाओगे 7 मई को, तो यही बात कठिन लगती होगी वहां पे। तो आपको ये ध्यान रहे, नहीं बाप टेस्ट की तो बहुत कम प्रेशर होता है। सुनो सुनो सुनो, और मैंने इसीलिए मैंने कहा था ट्राइक एसिड का मतलब T फॉर चाय पीने सीधे हाथ से, तो राइट साइड में ट्राइक एसिड और लेफ्ट साइड में बाइक एसिड। मैं तुमको 100% से बता रहा हूँ बेटा, जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए पेपर में करने चाहिए वो हम लोग गलत कर देते हैं वहां जाके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैं कहता हूँ हर लाइन पे कि अंडरलाइन कर लो, स्टार बना लो। अभी आपको सरल लग हो सकता है, लगता हो, लेकिन जब पेपर में बैठोगे और टेस्ट पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। टेस्ट में गलत हो गया चलेगा, चलो ठीक है ये वाला टेस्ट गलत हो गया, लेकिन पेपर फाइनल होता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका डर बढ़ता जाएगा। जैसे अभी अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं तो आप सोचोगे काश 10 क्वेश्चन और सही हो जाए, गलत ना हो जाए लोगों से भी, जिससे सिलेक्शन हो जाए फाइनल। समझ में आया? तो उस स्टेज में आपको इतनी चीजें सटीक तरीके से लिखनी पड़ेंगी, इतनी सटीक चीजें से कि आप लोग भूल भी ना जाओ गलती से भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहां जहां मैंने किताब में अंडरलाइन करवाया है बच्चे के लिए, और मैं पूरे हर चैप्टर में करवा रहा हूँ, ध्यान रखना वो चीजें कभी अपने माइंड में छाप लेना। आपको 90% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे जहां मैंने स्टार बनवाया, जहां मैंने अंडरलाइन करवाया, हर चैप्टर में करवाया है। और वो चीजें आप लोगों को बार बार ट्राई करनी है, बार बार। ये मत समझना कि सरल है, वो सरल नहीं है, पेपर में जाके वही कट मिल जाती है। फिर आप लोग ये तक भूल जाते हो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में सर ने क्या बताया था क्योंकि वहां ऑप्शन सब कैसे लगते हैं, सेम, और लगता है यार ये भी तो सही हो सकता है, और काश ये हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। फिर हमारे मन में कंफ्यूजन होता है, हम फंस जाते हैं वहां पे। तो यही मैं बता रहा हूँ, टेस्ट में पेपर में डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा हर दिन टेस्ट नीट के पेपर के बारे में सोचे कि उस दिन कंडीशन क्या होगी, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि वो एक दिन की छुट्टी नहीं करेगा और क्लास में आके एक भी सेकंड बोलेगा नहीं, वो खाली सुनेगा, क्योंकि उससे लगेगा कि ये अगर एक क्वेश्चन काश आ गया तो क्या होगा। और जिसने कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, जब हमने कोई बात अच्छे से सुनी होती है और पेपर में आ जाए, तो हमने चाहे लिखी हो ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी ध्यान आ जाता है, अरे सर एक बार ऐसा बता रहे थे ये बात, और हम उसका आंसर लगा देते हैं। वो तब लगाएंगे जब हमने बहुत ध्यान से उस चीज को सुना हो। सही है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा सुना करो ध्यान से बैठ के, और आप लोग जहाँ स्टार बनाते हैं, जहाँ अंडरलाइन करवाते हैं, वो करते रहो, ठीक है। साथ साथ जब आप पेपर देने जाओ तो आप लोगों को वो चीजें बहुत आसान तरीके से पता दें। और अभी आप लोग पढ़ रहे हो, और जब आप 10 दिन पेपर के जाएंगे, पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। उस टाइम पे जब आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे काश मैं सब चीजें स्टार और अंडरलाइन कर लेता, क्योंकि आपको 10 दिन में 5 दिनों को रिवीज करना होता है एक साथ, और लास्ट वाली रात होती है, उससे पहले होता है, तो आपको लगता है कि अब कैसे पढ़े इतना जल्दी सब कुछ, तो वो चीजें तब हेल्प करती हैं।
अभी तो आपको लगता होगा अरे ठीक है सर जी कह रहे नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन उस दिन समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बार बार, और ये यही चीजें तो आपको स्मार्ट बनाती हैं, जो आपके नंबर ज्यादा बढ़ाती हैं। एक बच्चा वो होता है जो पढ़ाई कर रहा है अभी भी, उसने कुछ नहीं किया पूरी साल, उसे लग रहा है कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे तो आसान लगेगी, मुझे पता है, लेकिन यही चीज उसे कठिन लगेगी जब पेपर होगा तो, क्योंकि आपको सारा रिवाइंड करके जाना है, पूरी चीजें याद करके जाना है। कुछ लोग होते नहीं है कि गेट बंद नहीं होता तब तक पढ़ते रहते हैं, सही है, ये पढ़ लें वो पढ़ लें वो पढ़ लें वो। तभी तो मैं कहता हूँ बार बार मैं एक बात और बोला था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान दो, मैंने कहा था एक कॉपी बनाते चलना हर चैप्टर के साथ साथ स्मार्ट वर्क की, क्योंकि किताब में भी और लिखा हुआ है, पूरी किताब से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्मार्ट वर्क की कॉपी हर चैप्टर की साथ साथ बनाते चलना, जिससे आप लोग फाइनली जिस दिन पढ़ो, फाइनली वाली बात कर रहा हूँ, जैसे लास्ट महीने में लास्ट हफ्ते में पढ़ो तो आपको हेल्प खाली स्मार्ट वर्क करेगा ना कि ये किताब, क्योंकि ये भी चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास कि दोनों किताबें कैसे रिवीजन कर लोगे 2 घंटे में 3 घंटे में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें करते हुए चलो, अगर फाइनल तक में पहुंचना है, वो अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो फाइनल रिजल्ट लाने के लिए एक प्रयास नहीं करना पड़ता, 10 टाइप से प्रयास करना होता है। और वो जिस दिन आप सीख जाओगे पूरी तरीके से तो उस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ने में बेकार हो कुछ भी, आप लोग कुछ गलतियां कर देते हो पूरी साल में, और गलतियों का मतलब होता है कि पहले बने रहते हो बहुत ज्यादा अपने आप में क्या स्मार्ट, और उसके बाद पेपर में जाता है डाउन कहानी, वो नहीं करना है बस। ठीक है, बकाया आप लोग सीखते रहोगे। अगले देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, क्या लिखा बेटा, प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कहां होता है कहानी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और कह रहा है ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, कहां से आया ये, सिट्रिक एसिड साइकिल से आया। कह रहा है आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज, इस तरह बनाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये वाला, NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट, कौन सा है बेटा, फर्स्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अगले कह रहा है एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबीक्यूएन, किसे दिया जाता है, यूबीक्यूएन में दिया जाता है, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, कहां पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है। यूबीक्यूएन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाय FADH2, और ये क्या करता है, FADH2 रिड्यूस करता है और हाइड्रोजन को कहां भेजता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे, सही है, ये है यूबीक्यूएन, सही है, यहां से यहां आता है हाइड्रोजन, और ये किसको करता है, FADH को। इसके बाद देखो कह रहा है कॉम्प्लेक्स ये किसकी बात है, सेकंड, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। अगले देखो कह रहा है रिड्यूस्ड यूबीक्यूएन इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1। कह रहा है कॉम्प्लेक्स ये किसकी बात है, थर्ड की, और कह रहा है साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर for transfer of electron between complex 3rd and 4th. Complex 4th refer to cytochrome C, oxidase complex containing cytochrome A and 3 and 2 copper center। और यहाँ पे मैंने कहा था कॉपर के बारे में ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, कॉपर आयन होते हैं, ठीक है, Cu लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, ये देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स एक थर्ड होता है, सेकंड होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड में ऐसा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड थर्ड को देते हैं, ठीक है, और थर्ड को इलेक्ट्रॉन देने के बाद कहां जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या ध्यान रखना है बेटा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या ध्यान रखना है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स किसमें 4 में क्या ध्यान रखना है, साइटोक्रोम C। क्लियर, और कैसे इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो ध्यान रखना है आपको, और बकाया कॉपर आयन इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बस। इसके बाद देखो कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाय कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू 4, अभी तो फर्स्ट टू 4 की बात कर रहा है ना कि फर्स्ट टू 5, ध्यान रखना है 5 इन्वॉल्व नहीं होता है। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल टू ATP सिंथेज, और इसके बाद कहां जाएंगे सब मिलके, ATP सिंथेज, सही है। अगले कह रहा है बेटा ATP सिंथेज मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स 5, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है वहां होता है ओनली ATP का फॉर्मेशन। और कह रहा है बेटा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आपको पता है मैंने कहा था ATP के साथ क्या, वो ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और बनाता क्या है, ATP। अगले कह रहा है द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। मतलब एक NADH से कितने बनते हैं, 3 ATP, और एक FADH से कितने बनते हैं, 2 ATP।
तो यहाँ पे इस टर्म ए भी अंडरलाइन कर लो बेटा, ए भी पूछ सकते हैं आपसे, सही है। यहाँ पूछ सकता है वो, ये पूछ सकता है कि एक एनएडीएस से कितने एटीपी मिलते हैं, 3, और कह रहा है अगले एफएडीएस से कितने मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्लियर हो बेटा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है आल्सो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको बताया किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, लास्ट में होता है एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। यानी सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए किसका यूज होता है, ऑक्सीजन। अगले कह रहा है देखो, ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर और unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation in respiration। अब वो वहां पे क्या हुआ था, वो तो फोटोसिंथेसिस बात कर रहा है ना ये, अब यहाँ पे किसकी बात करनी है हमें, रेस्पिरेशन की। तो कह रहा है इन रेस्पिरेशन इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस, इट इज फॉर द रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। You have already studied about the mechanism membrane link ATP synthesis are explained by the chemoosmotic hybridization in the earlier chapter आपने पढ़ा था। Mention earlier the energy released during the electron transfer system utilized in synthesis ATP while the with the help of ATP synthase जो complex 5। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है बेटा complex 5, कौन सा है, अब यहाँ पे देखो ये complex 5 है। आप लोग बताओ बेटा ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है ये, और ये इधर क्या है बेटा बताओ, मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या होगी, ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, क्या होगी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो साइड होगी ये वाला ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लिख लो अगर ना बताओ, पहले बार तो पता होगा सब बच्चों को। और इसकी अगर बात करें तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ये तो होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ये जब पास होते हैं यहाँ से, सही है, तो आपको बताए F0 ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार मैंने उसमें देखा है AMTG वगैरह में कि F0 जो होता है वो कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन साइड होता है, और F1 कहाँ होता है, मैट्रिक्स साइड, सही है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन यहीं से आ सकता है स्टेटमेंट में। F1 कहाँ साइड है बेटा, मैट्रिक्स साइड, और ये वाला कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन साइड, ठीक है। दो हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ देखो ADP के साथ क्या जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बन जाएगा, ATP। बस यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स 5 में, ठीक है, क्लियर हो। अगले देखो तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, देखो इन्हें बताया भी होगा यहाँ पे सब कुछ। कह रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज इन सिंथेसिस ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। कह रहा है दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक क्या होता है बेटा, F1 एंड F0 पार्टिकल, ठीक है। कह रहा है द F1 हेड पीस इज अब देखो लिखा है सब कुछ अंडरलाइन कर सकते हो, यहां से कुछ आने के चांस है। यहां कह रहे हैं दिस कॉम्प्लेक्स हैज 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0, द F1 हेड पीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स F1 देखो पेरिफेरल है ना चारों तरफ, F1 पेरिफेरल ना। अगले कह रहा है देखो एंड कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP, स्टार्ट होना है इसे ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और कह रहा है F0 कैसी है बेटा, इंटीग्रल, कैसी है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर। और कह रहा है कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू व्हिच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, समझ गए हम लोग। तो ATP जो फॉर्मेशन होगा वो किस पार्टिकल से होगा, F1 पार्टिकल से, जो किधर है, पेरिफेरल, सही है। और जो F0 है वो कैसे है, इंटीग्रल, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, सही है, जो कैरियर काम करती है इसको प्रोटॉन के लिए, ठीक है। ये इतना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से तुम्हें हो सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगी, सही है, क्योंकि कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है, फिर उसको कुछ भी कर लो। अगले देखो दिस पासेस फ्रॉम प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड, कपल का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख लो कपल का मतलब लिख लो 2H+, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। कपल का मतलब क्या था, 2 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। क्या टू द कैटालिटिक साइड ऑफ द F1 कंपोनेंट, तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, जब 2 हाइड्रोजन पास होते हैं तो क्या बनता है, एक ATP बनता है। अगले कह रहा है फॉर ईच ATP प्रोड्यूस, अब ये क्या कह रहा है, 4 हाइड्रोजन पास थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन टू द इलेक्ट्रॉन
केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट या चार, अच्छा वो चार तो मुझे लगा चार के बाद वो वहां कर रहा है जहां पे वो आते हैं उधर से ए मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, सही है। और जब कपल में ट्रांसफर होते हैं तो कितना होगा, एक एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बेटा आप लोग बताओ, आप लोग ईटीएस के बारे में समझे, आप लोग क्या क्या ध्यान रखना है, देखो ये देखो क्या हुआ, लेकिन सुनो तो वो यहाँ पे देखो ये कह रहे थे यहाँ अरे पहली बार तो लिखा है बेटा, पहली बार दो ही लिखा है, लेकिन नई वाली चार लिखी है। अच्छा ऐसा करना ऐसा कोई क्वेश्चन है एमडीजी में? है, एक बार मुझे क्वेश्चन देख लो, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग बता देंगे। तो नहीं के साथ फिर साथ मान लो मतलब, चलो ठीक है। तो बेटा आप लोग ये बताओ ईटीएस में क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखो बेटा ये बात मत करो, ईटीएस सबसे पहले क्यों होता है, तो मैंने कहा था NADH और FADH2 से एटीपी बनाने के लिए होता है, सही है, क्योंकि NADH और FADH2 एक एनर्जी तो है इनके पास बहुत सारी, लेकिन वो खर्च हम नहीं कर सकते जब तक वो एटीपी के रूप में चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ईटीएस होता है जो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हो कि जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ओनली कॉम्प्लेक्स 4 तक, फर्स्ट टू 4, कॉम्प्लेक्स 5 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 5 का काम होता है खाली किसका फॉर्मेशन करना, एटीपी सिंथेस, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन करना होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी साथ में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एटीपी बनता है, जो काम किसका होता है, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 में आपको पता है F1 F0 पार्टिकल होते हैं, F0 जो होता है वो किस साइड होता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन यानी कि उसके अंदर होता है इंटीग्रल, और F1 मैट्रिक्स साइड होता है, उसे बोल सकते हैं पेरिफेरल, ठीक है। F0 का काम होता है यानी कि एक प्रोटॉन का ट्रांसफर, और मैं बोल सकता हूं वहां पे F1 का काम क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन, क्लियर है इतना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बार-बार बता रहा हूं आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मैंने सबके बारे में एक बात लिखवाई खाली, जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या लिखा है बेटा, NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या लिखा है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड में एक साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में साइटोक्रोम C, ऐसे ध्यान रखोगे आप लोग। और यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कॉपर एटम। इतनी बातें अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज्यादा बहुत ना, सही है, इधर उधर की बातें ना पढ़ के बस इतनी बात सटीक तरीके ध्यान रखना, कोई भी नीट में क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से कर सकते हो। वैसे आप लोग एक बार एमटीजी क्वेश्चन सबके पास होगी, एमटीजी लगाते हो ना, क्या है, कौन सी बुक है सबके पास, एमटीजी होगी ना, अरे जो भी है फिलहाल जो है तो सबके पास। एक बार ईटीएस पे कोई भी क्वेश्चन लगाना, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताना, तो मैं दोबारा इसे और अच्छे से बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि 20 से जो मॉलिक्यूल होते हैं ट्रांसफर होते हैं उनके क्वेश्चन आते नहीं ना, मैंने कोई देखा है में, ठीक है। चलो तो ईटीएस हो गया। अब हमारा अगले आता है क्या, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है बेटा, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोग पूरा देखें कि हमने रेस्पिरेशन जो किया है वहां पे क्या क्या मिला, हमें कहां पे कितना मिला। वैसे मुझे लगता है यहाँ पे सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं क्या क्या है। तो पढ़े बेटे, अब तो अगर आपने सबसे अच्छे से पढ़ा है, टीसी साइकिल से पढ़ा है, क्रेब साइकिल, अगर आप लोगों ने लिंक रिएक्शन पढ़ा है, आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को ये बात पता होगी कि कहां पे कितने हमें एटीपी मिले, कहां पे कितने एनएडीपीएच मिले, कहां पे कितने एफएडीएच मिले, पता है आप लोगों सबको। मुझे लगता है अभी तो आपको ये भी पता होगा कि एफएडीएच अगर मुझे डायरेक्ट कितने मिले सब बता दोगे, एनएडीएच कितने मिले टोटल सब बता दोगे, ग्लाइकोलाइसिस में कितने मिले सब बता दोगे, लिंक रिएक्शन में कितने मिले, क्रेब साइकिल में कितने मिले, अभी बता दोगे। लेकिन यही सब बातें आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रखनी है, तो बार-बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है, छोड़ नहीं देना है इस चैप्टर को। और मैं बार-बार कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आप लोग इसमें गलती मत करना, बार-बार उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलो अगले देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए ना, आप लोग अगर बहुत मेहनत से डेली पढ़ रहे हो, एक तो हम सबसे बड़ी गलती बच्ची की होती है डेली नहीं पढ़ता है, तुम नहीं हम भी नहीं पढ़ते कक्या करें लेकिन हकीकत यही है
रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि बेटा डेली पढ़ा करो, जिससे तुम्हारे पता है सर पे कोई बोझ ना रहे। बोझ का मतलब होता नहीं है कि 3 चैप्टर हो गए। मुझे लगता है कि 2 घंटा बायोलॉजी बच्चा डेली पढ़ता रहे ना, फर्स्ट डे से लेकर 365 दिन तक, और नीट का पेपर दे दे, उसका पेपर इतना अच्छा जाएगा कोई कुछ सोच नहीं सकता। तुम सोचो तुम्हारी इस बुक में कितने पेज हैं, टोटल देखा जाए कितने पेज होंगे लगभग, देखना एक बुक में 250। हाँ चलो 250 मान लो, और दोनों किताबों में कितने होंगे 500 मान लो। आपको खाली 500 पेज पढ़ने हैं बस, और 365 दिन में, मतलब एक दिन में 2 पेज खाली, और उनको तैयार करना अच्छे से। और 2 पेज नहीं, आपके पास एक कैपेबिलिटी किस दिन ऐसी आ जाएगी ना कि आप लोग एक दिन में 10 पेज भी तैयार कर लोगे। वो तब होता है जब हम चीजें सीखते जाते हैं। जैसे होता नहीं है कि अगर आप किसी चीज को पहले दिन पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 2 लाइनें याद हो पानी, लेकिन जब हम कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाता है ना, चीजें हमारी बेस तैयार करता है पूरा। फिर आपको खाली क्या होता है, बस खाली देखना होता है। एक बार वही तो कर लो खाली। 1 साल में मैं किसी बच्चे की गारंटी ले लूंगा, किसी बच्चे की, मैंने कई बार तुम लोगों से कहा है कि अगर आप लोग कितने भी तेज, कितने भी वैसे सही कमजोर सही, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 3 साल बायोलॉजी पढ़ लो, मैं बहुत कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूँ, बहुत कमजोर की, आपके 300+ नंबर 100% आएंगे, लेकिन 3 साल कंटिन्यू पढ़ लो मेहनत से। और बेटा नीट वगैरह ऐसा नहीं होता कि 1 साल में तुम भगवान बन जाओगे। अगर तुम कमजोर हो तो मेहनत करनी होगी, लेकिन डेली करनी पड़ेगी। मैंने कहा था 3 साल तक आप लोग, 3 साल बाद ना निकले तो फिर खेती करने लगना या पापा की तरह शादी कर दो, अब नहीं होगा नहीं। 3 साल के बाद अगर आपने नहीं ऑप्शन है, मैं तो ऐसा हूँ गुस्से में, फिर क्या करा जाए, ये किया जाए। गुस्सा होता नहीं है, गुस्सा रहता है कि अब तो यही नहीं करूंगा, सब कुछ करूंगा लेकिन 3 साल मेहनत से पढ़ लेना। मेहनत का मतलब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुमने मजे भी किए हैं और मतलब फोन भी चलाया, सब कुछ किया है, उसके बाद कह रहे अब तो 3 साल हो गए। सर जी ने कहा था कि 3 साल कुछ नहीं होता है, तो वो कहता बायोलॉजी की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जितने बच्चे पढ़े होंगे मुझसे शायद दूसरी साल पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मुझे लग रहा है कि वो बच्चे बायोलॉजी लगातार तैयार होंगे, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मेहनत कर रहे हैं तो लगातार। और आपके क्वेश्चन भी साथ साथ लग रहे होंगे अच्छे खासे। और मुझे लग रहा है कि जब ये बच्चे पहले साल मैंने पढ़ाया था तो ऐसा नहीं, बहुत टॉप थे, नॉर्मल बच्चे थे, नॉर्मल। और मुझे लग रहा है आप लग रहा है तैयार हो गए जो बच्चे लास्ट ईयर से पढ़े थे, तो और क्या बचा बताओ। तो ऐसे ही आप सोचो अगली साल फिर ये पढ़ो तो क्या बचेगा फिर। तो वही मैं कह रहा हूँ पढ़ना ना पड़े, लेकिन आप लोग अच्छे खासे बायोलॉजी के वो बन जाओगे, नॉलेज रहेगी आपको। और जब आप आए थे क्या तो क्या तो टॉप थे। मुझे लग रहा है बहुत बच्चे ऐसे होंगे चैप्टर के नाम याद नहीं होंगे जब आए होंगे स्टार्टिंग में, तो चैप्टर के नाम से याद नहीं होंगे कौन से यूनिट में कौन चैप्टर है। और आज आपने अगर इतनी अच्छी से अगर आपने किया है प्रैक्टिस, ये क्यों किया है, क्योंकि आपने लगातार कंटिन्यू पढ़ाई की है और एक टीचर ने भरोसा किया है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ, आप लोग बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोग बेटा मेहनत से पढ़ते रहो, बायोलॉजी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं। अब देखो आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, तो ये तो पढ़ लेते हैं हम लोग, ऐसे ही सब पता है वैसे आप लोगों को। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज। सब आपको पता है कितने टी बने। कह रहा है मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज बट इन रियलिटी इट कैन रिमेन ओनली इन थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। These calculation can be made only on certain assumption that। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग बताओ there is a sequential orderly pathway था, जो orderly pathway फंक्शन कर रहा था। ऐसा ना कर रहा था कि पहले TCA हो गया उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस होगा, नहीं ना, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा उसके बाद TCA होगा। तो लिखा है देखो क्या, पहले लिखा है orderly pathway function with the one substrate forming the next, मतलब पहले से फिर next होगा। कह रहा है with glucose, वो पहला क्या हुआ ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्या हुआ TCA सेकंड, और उसके बाद हुआ ETS। ऐसा नहीं कि पहले ETS हो जाएगा तो काम चल जाएगा, नहीं, एक के बाद एक ही होगा। अगले क्या बेटा था, NADH synthesizing glycolysis is transferred to the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation, यानी कि ETS। ये तो आपने पढ़ा है कि NADH जो बना कब जाएगा, ETS के पास जाएगा, तब वो ATP में कन्वर्ट होगा। ना ध्यान रखना, यहाँ लिख लो ऑब्लिक करके ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। अगले कह रहा है नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसिस एनी अदर कंपाउंड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से कंपाउंड बन जाए या फिर उसका फॉर्मेशन हो जाए या वो यूज हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लगातार एक के बाद एक ही बनेगा, ठीक है।
अगले क्या है, वन ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। ऐसा ही होगा कि जैसे मतलब पायरुविक एसिड बन गया, उसके बाद बीच में से कोई आएगा और कोई सबस्ट्रेट मतलब है और कोई ब्रेकडाउन होने के लिए, और बीच से वहां स्ट्रांड लगेगा कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज का ही हो रहा है, तो ग्लूकोज का ही लास्ट तक होगा, ठीक है। अगले देखो बेटा, क्या है, बट दिस काइंड ऑफ assumption are not really valid in the living system. All pathway work simultaneously and do not take place one after another. Substrate enter the pathway and are withdrawn from it is, and when necessary ATP is utilized and the when needed enzymatic rates are controlled by multiple means. It is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. आप लोग बताएं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। बेसिकली आपको बताया हर एक जो रिएक्शन हुआ है वो एक हर एक एंजाइम के कंट्रोल से हुआ है, और मैं बोल सकता हूँ कि एक के बाद एक हुआ, एक मैनर में हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी में कोई ऐसा एनिमल होगा कि इसमें पहले खाली टीसी से काम मिल जाएगा। अगर किसी में होना है तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल ही होगा, और उसके बाद ETS ही होगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी में 20 से हो रहा है, किसी में कुछ और हो रहा है, ठीक है। सब में लिविंग के लिए एक अप्लाई होगा। कह रहे हैं देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ ATP, कितना होगा बेटा 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बनते हैं, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, सही है। तो यहाँ पे अगले देखो, कह रहा है नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक। बेटा आप लोग बताओ, पता होगा आपको फर्मेंटेशन और एरोबिक में क्या डिफरेंस है, एनारोबिक और एरोबिक में। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन, यहाँ 2 ATP, वहाँ 38 ATP, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वहाँ होना चाहिए। ये सब चीजें देखो क्या लिखा है। कह रहा है फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन। यहाँ पे कैसा होता है, पार्शियल होता है, खाली ग्लाइकोलाइसिस होती है, ध्यान रखो। और कह रहा है ऑफ ग्लूकोज whereas in aerobic respiration it is completely degraded to CO2 and H2O। अगले कह रहा है इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन, कितना हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और कह रहा है फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और कह रहा है डिग्रेड टू पायरुविक एसिड whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic condition में। और उससे ज्यादा ATP बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगले क्या है, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। यानी कि यहाँ पे कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे ये क्या रिएक्शन होती है, ये कह रहा है NADH ऑक्सीडाइज होता है। जब आपको पता है लैक्टिक एसिड बनता है, और उधर क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। तो वहां देखो वहां NADH क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, सही है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से क्या बनेगा, एरोबिक में ATP बनेगा, क्या बनेगा, ATP। अगले कह रहा है एम्फीबोलिक पाथवे, लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद खत्म। अभी क्विसेंट रेस्पिरेटरी। चलो एक बार आप लोग रिवाइज करो, सब पढ़ते हैं, ठीक है। पहले रिवाइज करो, चलो एक का टॉपिक बचेगा थोड़ा और, तो कल पढ़ा देंगे, कल डाल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पानी है इसमें, सही पानी है, अरे सही का मतलब बोलता हूँ, तो नहीं है, हाँ बेटा सही का मतलब ऐसा नहीं कि किसी का मुंह से लगा हुआ होता है ना, कोई लोग पीते थे, वही पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फायदा है दूसरा आदमी उसको कलेक्ट करे। कुछ लोग होते नहीं, झूठा एक नहीं खाते। चलो एम्फीबोलिक पता क्या होता है बेटा, एम्फीबोलिक का मतलब पता क्या होता है, एम्फीबोलिक का मतलब होता है जहां एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों पाथवे हों, ठीक है, उनको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलते हैं बताओ, जहां एनाबोलिक और कैटाबोलिक, मतलब कुछ बने भी और कुछ टूटे, तो उसे बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एनाबोलिक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बनती है, और कैटाबोलिक का मतलब जब किसी का ब्रेकडाउन होता है। जैसे अब ग्लूकोज है, सही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा
तो वो कौन सा पाथवे हो गया? कैटाबोलिक। और बनता क्या है? पायरुविक एसिड, तो एनाबोलिक हो सकते हैं। तो ऐसे एम्बोलिक पाथवे के यहाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये बना है, ये हमने बताया एक चीज, ये देखो यहाँ दिखा रहे हैं कि इंटररिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन इमीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू CO2 एंड वाटर। तो यहाँ देखो क्या क्या दिखा रहा है, कह रहा है ये क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? प्रोटीन है, और ये क्या है? फैट। क्या है? फैट। तो आप लोगों ने ये वाला तो पढ़ा है पूरा कि सिंपल शुगर ग्लूकोज था, मोनोसैकेराइड, इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में हुआ, इसके बाद ये तुम्हारा ये नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में हुआ, सही है। इसके बाद फाइनली क्या बना? पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसके बाद क्रेब साइकिल हुआ, और क्या बन गया? वाटर और CO2। ये तो देखा था हमने। अगले कह रहा है कि प्रोटीन होगा तो उससे क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। आपको पता है हमारी बॉडी क्या जो करती है? अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से क्या बनता है? पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड फिर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, सही है, TCA में। और अगर फैट है तो यहाँ लिखा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, आपको पता है स्मॉल स्टेट होती है, और वहां से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम में, और उसके बाद क्रेब साइकिल, उससे क्या बना? ये बना। तो ये आप लोग ध्यान रखना है बस खाली यहाँ पे, ये होता है एम्फीबोलिक पाथवे। देखें पढ़े थे, देखो क्या कह रहा है यहाँ, सब नहीं बताएगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा है ग्लूकोज इज द फेवर सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज क्या करता है? फेवर करता है किसको? रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन फेवर करता है ग्लूकोज को। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज बेटा कैसी है? मोनोसैकेराइड, और कार्बोहाइड्रेट कैसा है? पॉलीसैकेराइड। अगले कह रहे हैं इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। कह रहे हैं अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड as has been mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step। यहाँ पे ये कह रहा है, अब ऐसा तो ना कि प्रोटीन को तुम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, प्रोटीन को तुम ग्लूकोज में कन्वर्ट ना कर लोगे, सही है। लेकिन प्रोटीन कन्वर्ट किसमें होगा? अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड किसमें होगा? वो होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? वो एक पाथवे होता है, सही है, एक स्पेसिफिक। तो ग्लूकोज का तुमने पूरा पढ़ा है कि ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए से क्या बनता है? क्रेब साइकिल होती है। ये सब पढ़ा था हमने। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। सी फिगर आप लोग देख सकते हैं वहां पे। अगले कह रहा है सी द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी कि इन्वॉल्व सब होते हैं लेकिन डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं, सही है। अब ग्लूकोज होगा तो पहले क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, फ्रक्टोज बनेगा, इसके बाद क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में सारे सबस्ट्रेट होंगे, सब अपना अपना अलग अलग पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है, रेस्पायर होने के लिए, एनर्जी के लिए। तो अगले क्या है देखो बेटा, कह रहा है जैसे फैट लिखा है, क्या लिखा है? फैट। कह रहा है फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। आपको पता होगा फैट किसमें ब्रेक डाउन होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। और कह रहा है फैटी एसिड फर्स्ट पहले, और कह रहा है इट फैटी एसिड बट टू बी रेस्पायर दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोए, यानी कि डायरेक्ट क्या बनता है उससे? एसिटाइल कोए। और ग्लूकोज से क्या बनता है? पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, ये सब। अगले कह रहा है देखो एंड एंटर द पाथवे, और किस में एंटर कर जाएगा? पाथवे में कर जाएगा, यानी टीसी साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGL, यानी कि फॉस्फोग्लिसरीडिहाइड। पता है आपको, उससे ये बना था। यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, तो इंपॉर्टेंट मत करिए। यहाँ देखो फैटी एसिड है तो फैटी एसिड ये किस में आएगा? एसिटाइल कोए में। स्टॉप यहाँ पे, यहाँ पे जो फैटी एसिड होगा फैट वाला वो किस में एंटर करेगा? एसिटाइल कोए में, उसके बाद पाथवे में एंटर कर जाएगा। और अगले कह रहा है जो बेटा ग्लिसरॉल होता है वो PGA, ये दोनों लाइनों में स्टार्ट होगा, दो नहीं बल्कि तीनों में अगले अमाइनो एसिड बता रहे हैं। प्रोटीन वुड बी डिग्रेड किसमें होगी? प्रोटीएज एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। और कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे सम स्टेज विद द क्रेब साइकिल और इवन एज पायरुवेट या फिर एसिटाइल कोए। तो ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, सही है। फैट, फैटी एसिड, ग्लूकोज का तुमको पता ही है, ये तो रहनी तो, और प्रोटीन का देखो। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कैसा क्या बन रहा है किससे? ठीक है, अगले देखो बेटा। अगले यहाँ पे कह रहा है सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड अ कैटाबोलिक प्रोसेस।
and the respiratory pathway is a catabolic pathway. But is the understanding correct? We have discussed above. At which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to drive energy. What is important to recognize is that these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि लगातार से ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हुआ, कैटाबॉलिक बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे भी तो कुछ बनता है। जैसे पायरुविक एसिड बना, अगर उसने अगले पाथवे को फॉलो नहीं किया तो क्या बन जाएगा, एक तो बना, कुछ तो बना, कोई तो नया सबस्ट्रेट बना, तो उसी की बात कर रहा है। अगर अगले फिर से ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या चलता रहेगा, कैटाबॉलिक चलता रहेगा, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि फाइनली हर कोई TC तक जाएगा, है समझ में, तो कुछ ना कुछ नया बनता है, उसी को बोलते हैं एनाबॉलिक। अगले देखो कहां पे थे हम लोग, broken down to acetyl-CoA before entering the respiratory pathway where they used as substrate, but when the organ need to synthesize fatty acid, acetyl-CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. Similarly, during breakdown and synthesis of protein to respiratory intermediate from the link breaking down process within the living organ catabolic and synthesis is anabolism. यानी टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक, और जुड़ना और बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक। Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway is an amphiolic pathway. यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला मैंने यहाँ स्टार्ट बनाया वहां से, और एक यहाँ रखना है कि एम्फिओलिक पाथवे में दोनों पाथवे फॉलो होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। बस दो स्टेटमेंट दे सकता है, कहीं से नहीं देगा, सब कुछ भूल जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बस ये था तुम्हारा एम्फिओलिक पाथवे, ठीक है। एम्फिओलिक पाथवे का मतलब सिंपल सा है, खाली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जहां दोनों पाथवे साथ साथ चलते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फिओलिक पाथवे, सही है। अगले देखो, तो हो जाएगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बच जाएगा, हो जाएगा। ये क्या होता है, देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब पता क्या होता है, सही है। हमने ये देखो एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, यानी कि हमने किसी सबस्ट्रेट को रेस्पायर करने के लिए कितने ऑक्सीजन का यूज किया और उससे उसके कंपेयर में कितनी CO2 निकली, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बटे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। आप लोग जैसे समझो सिंपल सा, जैसे ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होता है, कितना होता है, तो आप लोग बताओ कि अब वहां पे हम लोग 6 O2 खर्च नहीं करते हैं, और इवॉल्व कितने होते हैं 6 CO2, तो 6 एकम 6, इसका मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ग्लूकोज का कितना आएगा 1। खाली यहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका कितना होता है बस वो याद कर लो, बात खत्म। जैसे यहाँ पे किसका दिया, देखो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पढ़ लेते हैं इसको, कह रहा है as you know during aerobic respiration, कह रहा है O2 is consumed and CO2 is released। भैया हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कितने कौन से सबस्ट्रेट को रेस्पायर करने के लिए कितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और उसके कंपेयर में कितना CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, यानी कि RQ, समझ गए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसका कितना होता है 1, कितना होता है, क्योंकि हम 6 CO2 क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं और 6 CO2 क्या करते हैं इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे देखो RQ की बात करें बेटा, देखो तो हमें 6 O2 जो पड़ रही है, कितने 6, और निकल कितने रहे 6 CO2, 1 कितने रहे 6 CO2, तो इसका मतलब 6 O2 6 CO2 6 एकम 6, तो कितना हो जाएगा 1। अगले देखो ये तुम्हारा किसका है, ये तुम्हारा है लिपिड का, किसका है लिपिड का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 ही दिए यहाँ पे क्या, चलो मैं और लिखवा रहा हूँ आपको, ये हटा दूं यहाँ से, हम लोग फाइल को खोल रहे हैं, ठीक है बुकलेट। ये एकदम आता है, कितना अच्छा लगता है ना ये वाला वॉलपेपर, ऐसा लगता है नेचर के पास खड़ा हूं मैं, लेकिन मैं हटाना पड़ता है, मैं क्या करूं। नहीं मुझे चीजें अच्छी लगती है, नेचुरल चीजें देखना। कहाँ गए वो, कौन सा उतारे थे, ये था ऑलवेज कर दूं ना इसमें।
आप लोग ऐसा करो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबका, ये पहला ही टॉपिक था बुकलेट में, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ना, तो आप लोग इसका सबका लिख लो। देखो पहला कार्बोहाइड्रेट का लिखा है कितना, 1, इसके बाद लिखा है फैट का कितना लिखा है 0.7, इसके बाद सुन लो पहले प्रोटीन का कितना लिखा है बेटा 0.29, इसके बाद लिखा है ऑर्गेनिक एसिड का 1.3 से 4, अगले लिखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है इनफाइनाइट, क्योंकि वहां O2 होता ही नहीं है, ऑयल नहीं होता है, और क्या है सक्यूलेंट प्लांट मतलब जो 0.5 प्लांट होते हैं उनका होता है 0, इतने का लिख लो बस, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है लिख लो O2 ले रही इसका। अब तुम लोग पेपर कब है, परसों है, सही है, थोड़ा बहुत अब कौन सा पेपर आ रहा है, किसका आ रहा है, तुमने बोल दिया था जीन एक्सप्रेशन, कौन सा वो क्या था, जीन एक्सप्रेशन वही तो था, इलेक्ट्रॉन, अब कल पेपर किसका है, कल परसों ना, क्या क्या आ रहा है, कौन सा क्या आ रहा है, मतलब ऐसे ही टाइम नहीं, चलो वो भी हो जाएगी, एक बार देख लेना बस। आप लोग टम टम बैठा करो तो कैसे रो खुला करो, और स्कूल तक जाओ, कॉलेज तक जाओगे तो क्या कर लोगे, कितने देर लगती है टम जाने में, टम जाते पैदल, ऑटो से कितना टाइम लगता है, 20 मिनट तैयार हो जाएगा पूरा, कैसे करोगे ऐसे 20 मिनट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन पढ़ लिया, उस दिन पेपर होता है, ठीक है, जैसे कल पेपर है तो कल पढ़ लिया। अरे नहीं लगा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ बीएससी कर, बीएससी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो बेटा, कुछ नहीं होना इससे। प्रदीप सर क्या कह रहे हैं, पता है क्या सर, ये 1.3 से 4 है ना। हाँ बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है जैसे लिपिड का उसने पूछा तो ऐसे कोई लिखा ऑप्शन में लेस देन 1, तो ऑप्शन कैसे होता है लेस देन 1, कभी कभी एक्यूरेट नहीं लिखते हैं 0.7, ऐसे भी ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बताओ मुझे बेटा, देखो एक बात और बताओ, अगर वो ऐसे दे दें कि बताओ लेस देन 1 का कितने का होता है, तो वो भी आपको बताओ, जैसे लिपिड का, प्रोटीन का, ओपनसिया का, सक्यूलेंट प्लांट का, ऑर्गेनिक एसिड का, एनारोबिक का, ये सबका क्या है लेस देन 1, ऐसे दे सकता है। तो आप लोग हर तरीके से पता होना चाहिए। चलो चैप्टर 1 हो गया, 2 चैप्टर हो गए आपको फोटोसिंथेसिस, और अगर आप लोग चाहो तो मेरा एक बात मानना, आज एक बात मानना ध्यान से। सर आपने सिलेबस नहीं बताया। हां मैं भी यही कह रही थी, आपने कल शाम नाम बोला था बताया सिलेबस में सोच रहा हूं सैटरडे वाले दिन मैंने क्या था, हो जाएगा, एक हफ्ता ऐसे निकल जाएगा, हो जाएगा। ये रखे बताओ, चेंज करने बताओ, तुम लोग बताओ, इसका तो कंफर्म है, तो रहेंगे तीनों में, क्योंकि यूनिटी आएगा ना पूरा। हां सही, यही रख दो, बताओ सब बच्चों, यही तो इस बात पे यही रखना है, बताओ आप लोग बताओ, इसका टेस्ट बना हुआ है, इसका बना हुआ है टेस्ट, अरे तो थोड़ा लोड आती है तो लोड लूंगा, चलो शाम को लोड लेता हूँ मैं। इन तीनों चैप्टर सर, तीनों चैप्टर हाँ हां ठीक है, फोटो, रेस्पिरेशन और ये इसके बाद, सही है। लेकिन चलो टेस्ट की बात मत करें, पहले मेरी बात सुनो, एक बार बेटा फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन क्वेश्चन आज ही लगा लेना, आज ही, जिससे जो भी डाउट हो आपके वो कवर कर लो, ठीक है, वरना आप लोग भूल जल्दी जाओगे। तो आज आप लोग कोशिश करना कि 3-4 घंटे बैठना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों क्वेश्चन लगा जरूर लेना ध्यान से, ठीक है, कोई बच्चा वो मत करना गलती। हाइपरग्लाइसीमिया होती है ना, तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर होता है? हाइपर, वो जब ग्लूकोज को बढ़ जाता है। हाँ समझ गया, तो उसमें वो डायबिटीज होता है, डायबिटीज होता है ना, तो इसमें ये तो इसका मतलब है इसे ये तो है,
सही बताओ ना। 147 देखना हमारा पता है कैसे अरे जब हाइपर ग्लाइसेमिया होती है तो उसमें डायबिटीज मेंटेन होता है ना, सही तो है। इसका 30 होगा तो पता नहीं होगा, सही है, सही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जाओ मत, टाइम नहीं हुआ बेटा। अभी रुक जाओ बेटा, ये कर देखो पहले, ये आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसका मतलब ये बताओ सही है। चलो यहाँ पे देखो, आप लोग पहले ये बताओ तुम्हारे कितने सही हुए थे बायोलॉजी में? हाँ बायोलॉजी में सही हुए 75, सही है, ऐसे मैं करते रहा हूँ। 75 प्लस लगभग आपको 7 चाहिए। अगर आपके इतने हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप मीट के बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, थोड़ी मेहनत कर लो दवा के, और दवा के मतलब रात रात पढ़ लो और क्या होता है, मर तो ना जाओगे। और मुझे लगता है अगर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अगर ये यूनिट आपकी कंप्लीट है तो डीटी में और कुछ नहीं है। इन 4 यूनिट जो मैंने बताई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, इन 4 यूनिट से लगभग 80% पेपर आ जाता है। और जो बकाया आता है वो कितना आता है? 20%। सर मुझे क्वेश्चन होते हैं ना आसपास टीचर वाले, तो उसमें जैसे कि ये क्वेश्चन होता है कि ये दोनों स्टैंड सिखा रही है या नहीं, तो फिर वो समझ में नहीं आता है कि मतलब किस फैक्टर तो उसमें ये होता है आप लोग एक बार वो समझ लो, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोग यहाँ देखो पहले बेटा, ये देखना एक बार देख लो। और तूने पेपर नहीं दिया था विशेष है, गधे पेपर दिया कर। यहाँ पे देखो एक बार, और तुम दोनों कितने सही हो रहे हैं वाले जी? कितने हैं? इधर देखो, मैं अपनी बात करूँ, अगर आपका सुनो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये सुन लो, और प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपका अच्छे से पकड़ है, आपकी पकड़ का मतलब बहुत मजबूत है आपकी, तो आपका नीट में बायोलॉजी में 80% कवर हो गया। इस 4 यूनिट से आता है 80% पेपर, और बकाया जो आता है वो कितना आता है? 20%। बी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, ये है बायोटेक्नोलॉजी, ये है जेनेटिक्स, ये प्लांट फिजियोलॉजी और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। 80% पेपर हो गया आपका कवर। अब ऐसा मत करना कि सर साइंस से आते हैं, ये सब आते हैं, वो सब जानते हो आप लोग। नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बच्चों की कमियां होती हैं सबसे ज्यादा। 80% पेपर आता है सर इकोलॉजी से किससे? इकोलॉजी से आते हैं, वो भी सरल लगती है, वो सरल लगती है, वो मैं पढ़ाऊंगा यूस्टन, आपको बहुत सरल लगेगा, उसमें कोई क्वेश्चन कर नहीं करेगा। लगभग एक चैप्टर उसमें से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसमें बच्चे क्लियर कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूनिट बोल कर बेटा, ये 4 यूनिट बच्चों को लगभग थोड़ी टफ लगती है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर इन पर पकड़ है तो बायोलॉजी पूरी आपकी पकड़ है हाथ में। फिर अब सुनो, दूसरा क्या होता है, मैं क्या बताने वाला था आपको? क्या अरे मतलब बताने वाला, हाँ ऐसे रीजन देखो, मैंने कहा बच्चों को ये लगता है ऐसे रीजन क्या होते हैं। देखो इसमें एक स्टेटमेंट ये दिया होगा, एक ये दिया होगा, सही है। पहले आप लोग खाली ये देखा करो कि ये वाला सही है गलत है, और ये वाला सही है गलत है। अगर आपने मान लिया ये वाला सही है और ये वाला गलत है, तो आप लोग एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो मत देखो। अगर ये वाला गलत है और ये वाला क्या है? सही है, तो उसका आंसर हमेशा ये होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज एक्सप्रेशन की बात ही नहीं करेगा। अगर ये भी आपको सही लग रहा है और आपने पढ़ा ये भी आपका सही है, तो इसका मतलब अब आप देखो कि ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। एक्सप्लेन का मतलब होता है, सुनो ऐसे थोड़ा ऐसे अनुमान लगा मिलता जुलता है नहीं। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है, अबे गधो ये देखो रीजन का मतलब कारण ही होता है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ये कारण है नहीं है, बता रहे हैं क्यों, वो पता लग जाता है पढ़ोगे तो। दूसरी बात सुनो, अब मैं यही समझा रहा हूँ, वो आती है देखो, तुम कह रही हो कारण किस तरह है। अगर सेम टॉपिक से क्वेश्चन दोनों स्टूडेंट सही हैं, सेम टॉपिक का मतलब से वो हार्मोन की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है किसकी, जैसे एड्रेनल ग्लैंड की बात कर रहा है, और उसमें कर रहा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, दोनों स्टेटमेंट उसी से दिए हैं, तो लगभग वो एक्सप्लेन करता होता है। और अगर अब एक स्टेटमेंट बात कर रहा है किसकी, एड्रेनल ग्लैंड की। सर अगर अब
कंडीशन का ही कोई टॉपिक है, हाँ। उसमें कोई लाइन है उसके बारे में बात कर रहा है, उसी में किसी दूसरे टॉपिक से दूसरी लाइन में हाँ। बात कर रहा है, तो सेम होगा कि तो नहीं तो है? अब तुम ये देखा करो कि दोनों टॉपिक का संबंध है नहीं है। जैसे आपको सुनो, अब हाँ सुनो, अब जैसे अब सुन तो लो मेरी बात। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है उसमें वो बात कर रहा है किसकी, टेस्टिस के हार्मोन की, और दूसरे टॉपिक में बात कर रहा है किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की। तो संबंध हो सकता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेशन होगा, किस पे एक्ट करता है, टेस्टिस पे। तो संबंध देखा करो, अगर कोई दूर दूर का संबंध ही नहीं है, आपको एक बात कर रहा है ये नर्वस सिस्टम की स्टेटमेंट की और दूसरा कर रहा है किसकी बात की, डाइजेशन की, तो संबंध ही नहीं, एक्सप्लेन क्या करेगा। दो ही तीन क्वेश्चन आते हैं अगर कंडीशन। और हाँ दूसरा आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, बकाया चलो ठीक है कर पढ़ते हैं, ठीक है, कल नए स्टार्ट होगा, छुट्टी मत करना कोई भी, ठीक है, प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे मैथ्स काफी अच्छे होते हैं, मैथ्स वाले कभी गलत नहीं है, एक तो पता ही रहते हैं। और मैं पता तब भी चालू करती हूँ, लेकिन हाँ मैं तब भी चालू मैथ्स